इस वक्त चौतरफा धड़क उठा है। एक तरफ ब्रिक्स बनाम पश्चिमी दबदबा, तो दूसरी तरफ ऐसा मोड़ जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। 23 देशों के युद्धपोत, और वो भी भारत के नेतृत्व में समुद्र में उतर चुके हैं। यह सिर्फ सैन्य अभ्यास नहीं है, यह एक रणनीतिक संदेश है। नाटो देशों का सीधा भारत को मिला समर्थन इस वक्त अमेरिका के लिए अटलांटिक में सबसे बड़ी गाज बनकर टूटा है। जिस अटलांटिक को अमेरिका अपनी नेवी की रीढ़ मानता था, वहीं आज अमेरिका बैकफुट पर आता दिख रहा है। अब तक जो मामला सिर्फ अटलांटिक ओशन तक सीमित था, अब वह अमेरिका के दिल पर सीधा दबाव बन चुका है। रणनीतिक नेवल बेस, जहां से पूरी अमेरिकी नेवी कंट्रोल होती थी, अब वही बेस टारगेट जोन में है। यह सिर्फ समुद्री चुनौती नहीं, यह कमांड और कंट्रोल पर सवाल है। अटलांटिक महासागर इस वक्त चौतरफा धड़क उठा है। एक तरफ तो ब्रिक्स के युद्ध को, तो दूसरी तरफ नाटो की तरफ से जबरदस्त ताकत के साथ 23 देशों ने भारत के नेतृत्व में अपने युद्ध पोतों का जखीरा उतार दिया है। नाटो देशों का सीधा भारत को मिला सहयोग इस वक्त अमेरिका के लिए बहुत बड़ी गाज बनकर अटलांटिक पर टूट चुका है। अमेरिका इस वक्त अटलांटिक में बैकफुट पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके कई जहाज एक तरफ तो पूरी दुनिया के सामने अगवा किए जा चुके हैं, वहीं उसके कई युद्धपोतों पर भारत और रूस ने जिस तरीके से आक्रामकता अपनाते हुए अपना कब्जा जमा दिया है, उसके बाद अमेरिकी नेवी और अमेरिकी एयरफोर्स में हड़कंप मच चुका है। हालात इस वक्त बदलते नजर आ रहे हैं। अब तक जो मामला सिर्फ अटलांटिक ओशन तक सीमित था, वह अब अटलांटिक ओशन से आगे बढ़ते हुए अमेरिका के दिल पर सीधा हमला बन चुका है। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज बन चुकी है। अमेरिका पर इस वक्त चौतरफा हमला हुआ है। यह हमला अमेरिकी सीमा के अंदर उसके नेवल बेसों को टारगेट करते हुए किया गया है, जहां से अमेरिका अपनी नेवी को पूरी तरीके से कंट्रोल कर रहा था, जहां उसका सबसे बड़ा कमांड सेंटर स्थापित है। अब अमेरिका के अंदर सबसे बड़ा हमला बोला गया है, और भारत और रूस के साथ इस वक्त नाटो का यह संयुक्त ऑपरेशन बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक दो नहीं बल्कि 3 अलग अलग तरफ से युद्धपोतों का घेराव करते हुए भारत के साथ और भारत के नेतृत्व में इस वक्त अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत को पूरी दुनिया ने चुनौती दे दी है। अब तक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो भारत को लेकर और दुनिया भर को लेकर बयान जारी कर रहे थे, वह इस घटना के बाद से चुप हैं और मीडिया के सामने दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। यानी कि इस घटनाक्रम में अब हालात बदल चुके हैं। इस वक्त जो वो ताकतें अब तक अटलांटिक ओशन में थीं, असल में उनकी पावर शिफ्टिंग हो चुकी है। अटलांटिक महासागर की लहरें इस वक्त सिर्फ पानी की हलचल नहीं थीं, बल्कि उनमें वैश्विक राजनीति की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। जैसे समुद्र खुद जानता हो कि इतिहास की सबसे बड़ी शक्ति परिवर्तन की पटकथा उसी की छाती पर लिखी जा रही है। चारों तरफ फैली यह बेचैनी उस क्षण और गहरी हो गई जब एक ओर ब्रिक्स की सामूहिक सैन्य मौजूदगी ने अपने इरादे जाहिर कर दिए, और दूसरी ओर नाटो के 23 देशों ने अप्रत्याशित रूप से भारत के नेतृत्व में अपने युद्ध पोतों का विशाल जखीरा अटलांटिक में उतार दिया। और यही वह मोड़ था जहां से अमेरिका की दशकों पुरानी समुद्री बादशाहत पहली बार खुली चुनौती के सामने खड़ी दिखाई दी। क्योंकि नाटो देशों का यह सीधा समर्थन, भारत के साथ खड़ा होना सिर्फ एक सैन्य गठजोड़ नहीं था, बल्कि उस अमेरिकी रणनीतिक सोच पर करारा प्रहार था, जिसमें नाटो को हमेशा वॉशिंगटन के इशारों पर चलने वाली ताकत माना जाता रहा है। अटलांटिक के नक्शे पर अचानक बदलते रंग, रडार स्क्रीन पर उभरते और मिटते संकेत, और कम्युनिकेशन चैनलों पर पसरा सन्नाटा इस बात की गवाही दे रहा था कि अमेरिका इस वक्त बैकफुट पर है, और वह भी ऐसे महासागर में जिसे वह लंबे समय से अपनी निजी रणनीतिक जागीर समझता आया था। पूरी दुनिया की आंखों के सामने अमेरिकी झंडे वाले कई जहाजों का अगवा होना सिर्फ एक सैन्य घटना नहीं रहा, बल्कि यह एक प्रतीक बन गया कि अब डर का संतुलन बदल रहा है। और जब भारत और रूस ने आक्रामक रणनीति अपनाते हुए अमेरिकी युद्धपोतों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया, तब अमेरिकी नेवी और अमेरिकी एयरफोर्स के भीतर मची खलबली ने यह साफ कर दिया कि यह टकराव सिर्फ हथियारों का नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और प्रभुत्व का भी है। हर गुजरते घंटे के साथ हालात बदलते नजर आ रहे थे, क्योंकि जो संकट अब तक अटलांटिक महासागर की सीमाओं में सिमटा हुआ था, वह अचानक उस दहलीज को पार कर गया जिसे अमेरिका अपनी अभेद्य सुरक्षा रेखा मानता था। और जैसे ही खबर आई कि अमेरिकी सीमा के भीतर मौजूद नेवल बेसों को सीधे टारगेट किया गया है, दुनिया की सांसें थम सी गईं, क्योंकि यही वे ठिकाने थे जहां से अमेरिका अपनी पूरी नौसैनिक ताकत को नियंत्रित करता था, जहां उसका सबसे बड़ा कमांड सेंटर, उसकी रणनीतिक आंख और कान स्थापित थे, और अब वही केंद्र निशाने पर थे।
यह घटना सिर्फ एक हमला नहीं थी, बल्कि अमेरिकी सैन्य ढांचे के दिल पर किया गया ऐसा वार था जिसने यह संकेत दे दिया कि अटलांटिक की लड़ाई अब महासागर की लहरों तक सीमित नहीं रहने वाली, बल्कि इसका असर अमेरिका के भीतर तक महसूस किया जाएगा। वैश्विक मीडिया में यह खबर सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज बन चुकी थी। हर चैनल, हर स्क्रीन, हर विश्लेषक एक ही सवाल से जूझ रहा था कि क्या अमेरिका वास्तव में चारों तरफ से घिर चुका है, क्योंकि एक साथ कई दिशाओं से हो रहा यह दबाव किसी सामान्य सैन्य ऑपरेशन जैसा नहीं लग रहा था, बल्कि यह एक सुव्यवस्थित, बहुस्तरीय और गहराई से सोची गई रणनीति का हिस्सा प्रतीत हो रहा था। भारत और रूस के साथ नाटो का यह संयुक्त ऑपरेशन धीरे धीरे एक ऐसे दृश्य में बदल रहा था जिसमें अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत को पूरी दुनिया के सामने खुली चुनौती दी जा रही थी, और 3 अलग-अलग दिशाओं से युद्धपोतों का घेराव उस घड़ी को और भी नाटकीय बना रहा था, जब अमेरिकी बेड़े के पास हर विकल्प जोखिम से भरा हुआ था। पीछे हटना उसकी वैश्विक छवि पर सवाल खड़े करता, आगे बढ़ना सीधे टकराव को न्योता देता, और यथास्थिति बनाए रखना धीरे धीरे कमजोर पड़ती पकड़ का संकेत देता। इसी बीच व्हाइट हाउस से आ रही चुप्पी ने इस पूरे घटनाक्रम को और रहस्यमय बना दिया, क्योंकि अब तक भारत और दुनिया भर के मुद्दों पर मुखर रहने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस घटना के बाद से न तो कोई बयान दे रहे थे और न ही मीडिया के सामने दिखाई दे रहे थे, और यह खामोशी अपने आप में बहुत कुछ कह रही थी, मानो सत्ता के गलियारों में भी यह समझ लिया गया हो कि हालात अब पुराने ढर्रे के मुताबिक संभाले नहीं जा सकते। सैन्य विश्लेषक के अनुसार यह सिर्फ एक क्षणिक टकराव नहीं, बल्कि शक्ति संतुलन की गहरी शिफ्टिंग का संकेत था, जहां अटलांटिक में मौजूद वे ताकतें जो अब तक अमेरिका के इर्द गिर्द घूमती थीं, अब अपनी दिशा बदल चुकी थीं, और भारत का नेतृत्व इस पूरे घटनाक्रम में एक ऐसे केंद्र बिंदु के रूप में उभर रहा था जो न सिर्फ सैन्य बल्कि कूटनीतिक और मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी खेल को बदलने की क्षमता रखता है। समुद्र के नीचे पनडुब्बियों की खामोश चाल, आसमान में अदृश्य ड्रोन की निगरानी, साइबर स्पेस में चल रहा अदृश्य युद्ध और कूटनीतिक चैनलों में बढ़ती बेचैनी, ये सब मिलकर एक ऐसे सस्पेंस को जन्म दे रहे थे जिसमें हर पल यह आशंका थी कि अगला कदम पूरी दुनिया की दिशा बदल सकता है। बाजारों में हलचल थी, राजधानियों में आपात बैठकें चल रही थीं, और छोटे बड़े देश अपने अपने हितों को नए सिरे से परख रहे थे, क्योंकि यह साफ होता जा रहा था कि अगर अमेरिका अटलांटिक में दबाव में है तो वैश्विक व्यवस्था की नींव भी हिल सकती है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि आधुनिक युद्ध सिर्फ गोलियों और मिसाइलों से नहीं लड़े जाते, बल्कि धारणा, गठबंधन और समय की सही पहचान भी उतनी ही निर्णायक होती है। और भारत, रूस तथा नाटो के इस अप्रत्याशित समीकरण ने अमेरिका को उसी मोर्चे पर चुनौती दे दी थी जहां वह खुद को सबसे मजबूत मानता था। जैसे जैसे रात गहराती जा रही थी, अटलांटिक की लहरें और भारी होती जा रही थीं, और उनके साथ साथ यह एहसास भी मजबूत होता जा रहा था कि दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से वापसी आसान नहीं होगी, क्योंकि यह सिर्फ एक खबर नहीं, सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं, बल्कि उस नई वैश्विक वास्तविकता का संकेत है जिसमें शक्ति अब एक केंद्र में सिमटी नहीं रहेगी, और अटलांटिक महासागर की यह धक धक आने वाले समय की सबसे बड़ी कहानी की प्रस्तावना बन चुकी है। और इस वक्त अमेरिका की नेवी बैकफुट पर जा चुकी है। वहीं अमेरिका के कई युद्धपोत इस वक्त अटलांटिक ओशियन के अंदर गोता लगा चुके हैं। हालात यह बन चुके हैं कि चीन की तरफ से भी बहुत बड़ा हमला इस वक्त बोला गया है, और चीन ने अमेरिका के 1-2 नहीं बल्कि 11 ठिकानों को टारगेट करके इस वक्त हमला किया है। चीन की तरफ से अब तक का यह सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। इस वक्त पूरी खबर, पूरी अपडेट सामने निकल कर आ चुकी है। पूरे घटनाक्रम के बीच में क्या असल में स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, और इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका की तरफ से बहुत बड़ी प्रतिक्रिया भी सामने आई है। इस पर हम समझेंगे कि असल में अमेरिका की तरफ से क्या धमकी दी गई है, और इस धमकी का भारत पर क्या बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, वह भी इस वीडियो में समझेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। अटलांटिक ओशन से शुरू हुआ टकराव अब समुद्र तक सीमित नहीं रहा। हालात उस बिंदु को पार कर चुके हैं जहां इसे सिर्फ सैन्य दबाव कहा जा सके। ब्रिक्स, नाटो, भारत, रूस और चीन की चालें एक ही दिशा में जाती दिखाई दे रही हैं, और उसी दिशा का निशाना अब सीधे अमेरिका का अंदरूनी ढांचा बन चुका है। चीन की तरफ से एक साथ 11 अहम ठिकानों पर किए गए हमले ने यह साफ कर दिया कि यह सिर्फ चेतावनी नहीं थी, बल्कि पूरी तैयारी के साथ उठाया गया कदम था। यह ठिकाने सिर्फ सैन्य नहीं थे, बल्कि वे नर्व सेंटर थे जहां से अमेरिका अपनी रणनीति,
संचार और कमांड को नियंत्रित करता था। इन हमलों का असर कुछ घंटों में ही दिखने लगा। कई सिस्टम एक साथ ठप पड़े, रडार ब्लाइंड स्पॉट में चले गए और अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों के बीच तालमेल बिखरता चला गया। दूसरी तरफ भारत और रूस का संयुक्त ऑपरेशन एक अलग ही स्तर पर चल रहा था। अटलांटिक ओशियन से जुड़े अमेरिकी नेवल बेस, जिन्हें अमेरिका अपनी समुद्री ताकत की रीढ़ मानता था, अब सीधे निशाने पर थे। इन बेसों पर हमला किसी अचानक आवेग का नतीजा नहीं था, बल्कि महीनों की रणनीति और सटीक जानकारी का परिणाम था। जैसे ही एक के बाद एक बेस पर दबाव बढ़ा, अमेरिका की नेवी की सप्लाई लाइन टूटने लगी। जहाजों को निर्देश मिलना बंद हुआ, एयर सपोर्ट में देरी होने लगी और कमांड सेंटर से फील्ड यूनिट्स तक संदेश पहुंचने में भारी गड़बड़ी सामने आई। यही वह पल था जब अमेरिका का पूरा पावर हब डगमगाने लगा। नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में नाटो की मौजूदगी ने तस्वीर को पूरी तरह बदल दिया। पहली बार ऐसा हुआ कि नाटो अमेरिका के साथ नहीं, बल्कि भारत के नेतृत्व में उतरता दिखाई दिया। अटलांटिक ओशन से शुरू हुआ यह टकराव किसी एक देश या एक सैन्य मोर्चे की कहानी नहीं रह गया था, बल्कि यह उस बिंदु को पार कर चुका था जहां युद्ध को सिर्फ जहाजों, मिसाइलों या फाइटर जेट्स की भाषा में समझा जा सके। अब यह संघर्ष नेटवर्क सिस्टम, मनोविज्ञान और वैश्विक सत्ता संरचना के भीतर गहरे पैठ चुका था। और जैसे जैसे घटनाएं आगे बढ़ीं, यह साफ होता चला गया कि यह लड़ाई अमेरिका की सीमाओं से बाहर नहीं, बल्कि उसके भीतर, उसके अंदरूनी ढांचे, उसकी सोच और उसकी निर्णय लेने की क्षमता के केंद्र पर आकर टिक चुकी है। क्योंकि जब चीन ने एक साथ अमेरिका के 11 अहम ठिकानों पर सटीक और समन्वित हमले किए, तो वह महज सैन्य ताकत का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि यह उस रणनीति का उद्घाटन था जिसमें युद्ध का पहला लक्ष्य दुश्मन की सेना नहीं, बल्कि उसका नर्वस सिस्टम होता है। वे डेटा सेंटर, कमांड नोड्स, सैटेलाइट लिंक, साइबर कंट्रोल रूम और कम्युनिकेशन हब, जिनके बिना सबसे आधुनिक सेना भी अंधी और बहरी हो जाती है। इन हमलों की सबसे खतरनाक बात यह नहीं थी कि वे कहां हुए, बल्कि यह थी कि वे एक साथ हुए। और जैसे ही कुछ ही घंटों में रडार ब्लाइंड स्पॉट में चले गए, मिसाइल डिफेंस सिस्टम अस्थायी रूप से फ्रीज होने लगे और अलग अलग अमेरिकी एजेंसियों के बीच सूचनाओं का प्रवाह टूटने लगा। यह एहसास वॉशिंगटन के पावर कॉरिडोर तक पहुंच गया कि यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं, बल्कि उस युद्ध का पहला अध्याय है जिसकी तैयारी महीनों नहीं, बल्कि वर्षों से की जा रही थी। इसी दौरान जब अमेरिका की निगाहें प्रशांत और उसके भीतर पैदा हो रही अराजकता पर टिकी थीं, भारत और रूस का संयुक्त ऑपरेशन अटलांटिक थिएटर में एक अलग ही स्तर पर सक्रिय था। और यह वही मोर्चा था जिसे अमेरिका अपनी समुद्री शक्ति की रीढ़ मानता आया था। अटलांटिक ओशन से जुड़े हुए नेवल बेस, जिनसे अमेरिकी नेवी की सप्लाई लाइनें, लॉजिस्टिक रूट्स और फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट नियंत्रित होते थे, अचानक दबाव में आने लगे। और यह दबाव किसी एक बड़े विस्फोट या खुले युद्ध घोष से नहीं, बल्कि लगातार बढ़ती रणनीतिक घेराबंदी से पैदा हुआ, जहां हर मूव अगले मूव की नींव बन रहा था। भारत की भूमिका इस पूरे परिदृश्य में सिर्फ सैन्य साझेदार की नहीं थी, बल्कि वह उस रणनीतिक धुरी का केंद्र बनकर उभरा जिसने समुद्री मार्गों, ऊर्जा आपूर्ति और सूचना युद्ध को एक साथ जोड़ दिया। और रूस की गहराई से आई तकनीकी और खुफिया क्षमता ने इस साझेदारी को वह धार दी जिसने अमेरिकी नेवी की सप्लाई लाइन को धीरे धीरे काटना शुरू कर दिया। जहाजों तक ईंधन और निर्देश पहुंचने में देरी होने लगी, एयर सपोर्ट समय पर नहीं पहुंच पा रहा था, और कमांड सेंटर से फील्ड यूनिट्स तक जाने वाले संदेशों में ऐसी गड़बड़ी पैदा हो गई कि कई बार आदेश देर से पहुंचे तो कई बार पहुंचे ही नहीं। और यही वह क्षण था जब अमेरिका का वह पावर हब, जो दशकों से दुनिया के लिए अडिग माना जाता था, पहली बार वास्तविक रूप से डगमगाता दिखाई दिया। इस पूरे परिदृश्य को और भी जटिल बना दिया नॉर्थ अटलांटिक ओशन में नाटो की मौजूदगी ने, क्योंकि इतिहास में शायद पहली बार ऐसा दृश्य उभर रहा था जहां नाटो की चालें स्वतः स्फूर्त रूप से अमेरिका के इशारों पर नहीं, बल्कि भारत के नेतृत्व में उभरती एक नई सामूहिक रणनीति के अनुरूप ढलती दिखाई दे रही थी। और यही वह मोड़ था जिसने इस संघर्ष को सिर्फ अमेरिका बनाम बाकी दुनिया की कहानी बनने से रोककर एक बहुध्रुवीय शक्ति संघर्ष में बदल दिया, जहां ब्रिक्स के भीतर चल रही आर्थिक और राजनीतिक चर्चाएं, चीन की तकनीकी और साइबर क्षमता, रूस की सैन्य गहराई और भारत की कूटनीतिक व रणनीतिक संतुलन क्षमता एक ही दिशा में बहती नजर आ रही थी। अमेरिका के भीतर इस घटनाक्रम का असर सिर्फ पेंटागन या व्हाइट हाउस तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जैसे जैसे सिस्टम फेल होने की खबरें बाहर आने लगीं, बाजारों में घबराहट दिखी, मीडिया नैरेटिव बिखरने लगे और आम अमेरिकी नागरिक के मन में
यह सवाल पहली बार गंभीरता से उठने लगा कि क्या अमेरिका वाकई उतना अभेद्य है जितना उसे दशकों से बताया जाता रहा है। क्योंकि जब युद्ध दुश्मन के शहरों में नहीं बल्कि आपके अपने नेटवर्क, आपके अपने डेटा और आपकी अपनी निर्णय प्रक्रिया के भीतर लड़ा जा रहा हो, तब ताकत का पैमाना बदल जाता है। इसी बदलते पैमाने में ब्रिक्स की भूमिका सिर्फ एक आर्थिक मंच की नहीं रह गई थी, बल्कि वह एक वैचारिक विकल्प बनकर उभर रहा था। ऐसा विकल्प जो डॉलर, अमेरिकी सैन्य छतरी और पश्चिमी सुरक्षा संरचनाओं के विकल्प के रूप में खुद को प्रस्तुत कर रहा था। और इस पूरे काल्पनिक संघर्ष में सबसे निर्णायक बात यही थी कि यह युद्ध गोलियों से कम और सिग्नलों से ज्यादा लड़ा जा रहा था, जहां हर ठप पड़ा सिस्टम, हर टूटी सप्लाई लाइन और हर देर से पहुंचा आदेश अमेरिका की उस पुरानी धारणा को कमजोर कर रहा था कि वह हर मोर्चे पर एक साथ लड़ सकता है और जीत सकता है। अंततः यह टकराव इस निष्कर्ष की ओर बढ़ता दिखाई देता है कि 21वीं सदी की सबसे बड़ी लड़ाइयां सीमाओं पर नहीं बल्कि संरचनाओं पर लड़ी जाएंगी। उन संरचनाओं पर जो किसी देश को ताकतवर बनाती हैं, और जब वही संरचनाएं निशाने पर आ जाएं, तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र भी खुद को असहज, असंतुलित और प्रतिक्रियात्मक स्थिति में पा सकता है। और यही इस काल्पनिक परिदृश्य का केंद्रीय संदेश है कि भविष्य का युद्ध केवल हथियारों की नहीं बल्कि दिशा, समन्वय और वैश्विक धारणाओं की लड़ाई होगा। नाटो किसी फोर्सेस का भारत के साथ खड़ा होना सिर्फ सैन्य फैसला नहीं था, यह ट्रंप की नीतियों पर सीधा राजनीतिक फैसला था। जिन देशों को अमेरिका अब तक अपना पक्का साथी मानता था, वही अब उसकी रणनीति से दूरी बनाते नजर आ रहे थे। इसका असर समुद्र में तुरंत दिखा। अमेरिकी जहाजों की मूवमेंट सीमित होने लगी और कई यूनिट्स को पीछे हटने के आदेश देने पड़े। अमेरिका के अंदर हालात और भी ज्यादा गंभीर होते चले गए। जिन ठिकानों पर हमला हुआ वे सिर्फ हथियारों के अड्डे नहीं थे, बल्कि वे प्रतीक थे उस अमेरिकी वर्चस्व के जिसे अजय माना जाता था। जब वही ठिकाने असुरक्षित दिखने लगे तो अमेरिका की जनता और सत्ता दोनों के भीतर डर की लहर दौड़ गई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चुप्पी इसी डर की सबसे बड़ी निशानी बन गई। जो ट्रंप हर बड़े मुद्दे पर कैमरे के सामने आकर बयान देने के लिए जाने जाते थे, वही अब पर्दे के पीछे से मटे हुए थे। कोई स्पष्ट बयान नहीं, कोई ठोस दिशा नहीं, सिर्फ बंद कमरों में बैठकों का दौर। चीन की प्रतिक्रिया इस पूरे घटनाक्रम में बेहद आक्रामक और आत्मविश्वास से भरी हुई थी। चीन ने यह संकेत दे दिया कि अब वह सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहेगा। उसका संदेश साफ था कि अगर शक्ति संतुलन को एकतरफा रखने की कोशिश हुई तो उसका जवाब बहुपक्षीय होगा। भारत की प्रतिक्रिया उतनी ही सधी हुई, लेकिन मजबूत थी। भारत ने साफ कर दिया कि यह कदम किसी देश को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी संप्रभुता और वैश्विक संतुलन की रक्षा के लिए उठाया गया है। रूस ने भी यही रुख अपनाया और अमेरिका को चेताया कि किसी भी तरह की जवाबी आक्रामकता का सामना संयुक्त ताकत से होगा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के इस निर्णायक मोड़ पर दुनिया जिस दृश्य को देख रही है, वह किसी एक घटना या एक फैसले का परिणाम नहीं, बल्कि वर्षों से जमा होते आ रहे असंतुलन का विस्फोट है। और भारत ने जिस स्पष्टता और संयम के साथ अपना रुख सामने रखा है, उसने इस पूरे घटनाक्रम को नई दिशा दे दी है। भारत ने यह साफ कर दिया कि उसका कदम किसी देश को अपमानित करने, चुनौती देने या नीचा दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि यह उसकी संप्रभुता, रणनीतिक स्वतंत्रता और उभरते बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में संतुलन बनाए रखने की जरूरत से पैदा हुआ है। और यही वह बिंदु है जहां से कहानी सिर्फ भारत अमेरिका या रूस अमेरिका की नहीं रह जाती, बल्कि पूरी वैश्विक व्यवस्था के पुनर्संतुलन की बन जाती है। रूस ने भी लगभग इसी भाषा में प्रतिक्रिया दी और अमेरिका को स्पष्ट चेतावनी दी कि किसी भी तरह की जवाबी आक्रामकता या दबाव की राजनीति का सामना अब एक देश नहीं बल्कि संयुक्त और समन्वित ताकत से होगा, जिससे यह संकेत गया कि शीत युद्ध के दौर की एकतरफा धमकी की रणनीति अब कारगर नहीं रही। नाटो के भीतर इस फैसले को लेकर शुरुआती स्तर पर जरूर असहजता और हलचल दिखी। बंद कमरों में तीखी बहसें हुईं। कुछ देश अब भी अमेरिका की पारंपरिक लाइन से हटने को लेकर झिझक रहे थे, लेकिन अंततः फैसला भारत के पक्ष में गया, क्योंकि यूरोपीय देशों को यह सच्चाई समझ में आ चुकी थी कि डोनाल्ड ट्रंप की आक्रामक, टैरिफ केंद्रित और आत्म केंद्रित नीतियां उन्हें सुरक्षा नहीं बल्कि सीधे संकट की ओर ले जा रही हैं, जहां आर्थिक अस्थिरता, ऊर्जा संकट और कूटनीतिक अलगाव एक साथ उनके दरवाजे पर खड़े हो सकते हैं। यही कारण है कि नाटो का झुकाव, जो दशकों से लगभग स्वचालित रूप से वॉशिंगटन की ओर होता था, अब धीरे धीरे भारत की रणनीतिक परिपक्वता और संतुलित नेतृत्व की तरफ दिखाई देने लगा। और इस बदलाव ने अमेरिका को सिर्फ सैन्य या आर्थिक नहीं बल्कि गहरे कूटनीतिक स्तर पर भी अलग थलग कर दिया, क्योंकि उसके पारंपरिक सहयोगी
अब किसी भी कदम पर आंख मूंद कर साथ खड़े होने से पहले 100 बार सोचने लगे हैं। इसी बढ़ते दबाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप की बौखलाहट भी साफ नजर आने लगी। बाहर से भले ही वह संयम, आत्मविश्वास और नियंत्रण का प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन अंदर खाने उनकी चिंता, असुरक्षा और रणनीतिक उलझन लगातार बढ़ती जा रही थी। और यही वजह है कि खबरें सामने आने लगीं कि ट्रंप भारत दौरे की संभावनाओं पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं, टैरिफ वॉर जैसी नीतियों को धीरे धीरे पीछे लेने के संकेत दे रहे हैं और बातचीत की भाषा अपनाने लगे हैं। यह वही ट्रंप थे जो कुछ समय पहले तक भारत पर दबाव बनाने, प्रतिबंधों और सख्त जवाब की बात कर रहे थे। लेकिन बदलते हालात ने उन्हें उस मोड़ पर ला खड़ा किया जहां उन्हें भारत से मध्यस्थता और संतुलन की अपील करनी पड़ रही है। और यही स्थिति अमेरिका के सिस्टम की गहरी कमजोरी को उजागर करती है, क्योंकि यह सिस्टम इस वक्त सिर्फ तकनीकी या प्रशासनिक स्तर पर नहीं, बल्कि रणनीतिक सोच और नेतृत्व के स्तर पर भी फेल होता नजर आ रहा है। फैसले लेने में देरी, स्पष्ट दिशा का अभाव, आपसी मतभेद और सहयोगियों का साथ छूटना, यह सब मिलकर उस सुपर पावर की तस्वीर को धुंधला कर रहे हैं जिसे कभी अडिग, अजेय और निर्णायक माना जाता था। और दुनिया यह साफ देख रही है कि ताकत का केंद्र धीरे धीरे खिसक रहा है। यह बदलाव अचानक या भावनात्मक नहीं, बल्कि सुनियोजित, बहुस्तरीय और लंबे समय से तैयार हो रही रणनीतियों का नतीजा है। आने वाले वक्त में यह और स्पष्ट होगा कि अमेरिका इस दबाव से निकलने के लिए कौन सा रास्ता चुनता है, सम्मानजनक समझौते का या विनाशकारी टकराव का। लेकिन फिलहाल कहानी इसी अनिश्चितता के साथ और ज्यादा तीखी, गहरी और खतरनाक होती जा रही है। अमेरिका के भीतर जो हलचल मची है वह अब किसी से छिपी नहीं रह गई है। जिन शहरों को अब तक वैश्विक शक्ति के सुरक्षित और स्थिर केंद्र माना जाता था, वहां अचानक सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। एयर स्पेस कंट्रोल सख्त कर दिया गया है। नेवल कमांड चैनलों को बार बार रिसेट किया जा रहा है। इमरजेंसी प्रोटोकॉल लागू कर दिए गए हैं। लेकिन इन सब तकनीकी उपायों के बावजूद सबसे बड़ी समस्या यह है कि भरोसा टूट चुका है। नेतृत्व का भरोसा सिस्टम पर और सिस्टम का भरोसा नेतृत्व पर। जिस मशीनरी को दशकों से अजेय और स्वयं संचालित माना जाता था, वही मशीनरी आज दबाव में आकर लड़खड़ाती, रुकती और विरोधाभासी फैसले लेती नजर आ रही है। और इस पूरे घटनाक्रम में डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति सबसे ज्यादा कमजोर दिखाई देती है, क्योंकि अंदरूनी बैठकों में भले ही उनके तेवर सख्त बताए जा रहे हों, लेकिन फैसलों में असमंजस, डर और जोखिम से बचने की प्रवृत्ति साफ झलकती है। एक तरफ सैन्य सलाहकार कड़ा और त्वरित जवाब देने की बात कर रहे हैं, ताकत के प्रदर्शन पर जोर दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आर्थिक और कूटनीतिक टीम लगातार चेतावनी दे रही है कि कोई भी गलत या जल्दबाजी में लिया गया कदम अमेरिका को ऐसे संकट में डाल सकता है जिससे उबरने में दशकों लग जाएं। और यही कारण है कि ट्रंप की सार्वजनिक भाषा में अब धमकी, चेतावनी और अल्टीमेटम की जगह संतुलन, बातचीत, साझेदारी और स्थिरता जैसे शब्द ज्यादा सुनाई देने लगे हैं। इस पूरे परिदृश्य में भारत की भूमिका निर्णायक, स्थिर और दूरदर्शी बनकर उभरी है, क्योंकि भारत ने न तो जल्दबाजी दिखाई, न ही उकसावे में आकर आक्रामक बयानबाजी की, बल्कि उसने रणनीतिक चुप्पी, स्पष्ट संदेश और नियंत्रित कदमों के जरिए यह दिखा दिया कि असली शक्ति शोर में नहीं, बल्कि नियंत्रण में होती है। भारत का रुख बिल्कुल साफ है कि यह लड़ाई किसी देश, किसी नेता या किसी गठबंधन के खिलाफ नहीं, बल्कि एकतरफा वर्चस्व, दबाव की राजनीति और असंतुलित वैश्विक व्यवस्था के खिलाफ है। और इसी सोच के तहत भारत ने दुनिया को यह दिखा दिया है कि ताकत सिर्फ हथियारों, मिसाइलों या सैन्य अड्डों से नहीं, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने, सही गठबंधन बनाने और सही सीमाएं तय करने से भी दिखाई जाती है। नॉर्थ अटलांटिक में भारत के नेतृत्व में नाटो की मौजूदगी इसी बदली हुई सोच का प्रतीक है, जो यह संदेश देती है कि अब वैश्विक सुरक्षा का मतलब सिर्फ पश्चिमी हितों की रक्षा नहीं, बल्कि साझा स्थिरता और संतुलन है। और यह संदेश अब पूरी दुनिया में पहुंच चुका है कि भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाला या संतुलन साधने वाला देश नहीं, बल्कि दिशा तय करने वाला, एजेंडा सेट करने वाला और जिम्मेदारी उठाने वाला राष्ट्र बन चुका है। रूस इस पूरे समीकरण में रणनीतिक गहराई और वजन जोड़ रहा है, क्योंकि रूस अच्छी तरह जानता है कि यह मौका सिर्फ अमेरिका को जवाब देने का नहीं, बल्कि पूरी वैश्विक व्यवस्था को नए सिरे से परिभाषित करने का है। और इसी समझ के तहत उसने अपने सैन्य, ऊर्जा और कूटनीतिक नेटवर्क को एक साथ सक्रिय कर दिया है।
जिसका असर यूरोप से लेकर एशिया तक साफ दिखाई देने लगा है। ऊर्जा सप्लाई, बाजारों की अनिश्चितता, मुद्रा दबाव और सप्लाई चेन में रुकावटें अब अमेरिका के लिए उतनी ही बड़ी चुनौती बन चुकी हैं जितनी किसी सैन्य मोर्चे पर तनाव। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।